नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसका हम लोग कास्ट चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 154 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए। जी सर। धातु क्षीणता में घृत 154 पढ़ना है ना? जी जी। पित्ते खपे धातुषु च क्षीणेषु क्षयकासवान् घृतं कर्कटकी क्षीरम द्विबला साधितम पिबेत। पित्त, कफ और धातुओं के क्षीण होने पर क्षय का आसवान रोगी काकड़ा सिंगी, बला, अतिबला और दूध में सिद्ध घृत पिए। जी वैद्य जी। आप पहुंच गए अच्छे से देहरादून? सर जी सर पहुंच गया। थैंक यू जी। तो अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे, 154 नंबर का श्लोक। जी, ये कोई टीका पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? तो मैं ड्राइव कर रही थी, मैं भी पढ़ 5 मिनट बाद। ठीक है। आरती शर्मा मैम, हाँ आप पढ़िए। वंदना मैम। पित्ते क्षीणे कफादिषु च क्षीणेषु क्षयकासी कर्कट कयादिपक पक्व घृत पिबेत।
इसका मतलब है कि वही चीज बताए ऊपर जो है वही, कि पित्त क्षीण हुआ है, कफ भी क्षीण हुआ है, धातु भी क्षीण हुए हैं, क्षय काशी है, मतलब क्षय है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय इसमें। अविनाश लुम्बा जी म्यूट रखिए। इसमें कर्कट आदि, कर्कटी है, फिर दूध है, दोनों तरह की बला अति बला है। इसके कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत को वो पीना चाहिए, तो ताकत आ जाती है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए कृपया। शमन घृतमः पित्ते कफ इति कर्कट श्रृंगी बलाति बला बला अतिबला कल्केन क्षीरेण च साधितम। जी, शमन घृतम आह, मतलब एक तरह का शमन घृत बताए। पित्ते कफ इति, जब पित्त क्षीण हुआ है, कफ भी क्षीण हुआ है, तो फिर उसमें क्या करना है, कर्कट श्रृंगी, जो काकड़ा श्रृंगी होता है, कर्कट श्रृंगी लेना है, बला अति बला, इसका कल्क बना के शीरेण से साधितम, शीरेण मतलब तृतीय एक वचन है, शीर से के साथ सिद्ध करके जो घृत रहेगा उसका प्रयोग करना है। आप लोग के पास जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं तो कर्कट श्रृंगी बलाती बला का आप लोग प्रयोग करके देखिए। जो क्षयी कास्ट वाले रहते हैं, धातु क्षीणता हो गई है, उनको देके देखिए, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। मूत्र विवरणता में औषध कौन पढ़ेगा? आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगी? नहीं। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी आप पढ़ेंगे, या मनीषा सिंह मैम, पवन कुमार जी, कोई पढ़िए। कौन से वाला सर? ये मूत्र विवरणता में औषध 155 के ऊपर वाला दिख रहा है। मूत्र विवरणता में औषध मेरे वाले में नहीं है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या मनीषा मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर। सर 155 है। 54 मूत्र विवरणता में औषध जो दिख रहे हैं, 155 दिख रहा है सर इसमें। उसके ऊपर है, ऊपर वाला। मूत्र एक विवरणता में औषध। हाँ, बाकी लोग विदारी भी, अनम्यूट मत करिए प्लीज, घर की आवाज मत सुनाइए। विदारी भी। मनीषा मैम 1 मिनट रुकिए, मुझे पहले सबको म्यूट करने दीजिए, 1 मिनट। अभी मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए बस। हाँ मनीषा मैम आप पढ़िए, अब आप पढ़िए मनीषा मैम। जी सर, मूत्र हाँ विवरणता में औषध। जी, विदारी भी कदम वैव ताल सस्य साधितम घृतम पयश्च। इसको भी पढ़े सर। हाँ अथवा विदारी आदि से कदम्बो कदम्ब भूमि कदम्ब से या ताल फलों से सिद्ध घृत या दूध पिए। जी, मूत्र विवरणता है मतलब यूरिन का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें यूरिन को ठीक करके भी हम लोग खांसी में फायदा दे सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि विदारी आदि है, कदम है, कदम भूमि कदम, इससे, और ताल फल जो रहता है, ताड़ी का जो फल रहता है, उसे सिद्ध घृत या दूध पीने के लिए बोल रहे हैं। जी, उन लोग का बहुत सारा अनुभव था, अलग अलग उन्होंने, आचार्य लोगों ने इसमें लिखा है। इसमें सर ये लिखा है एक्सेस काश में घी दूध का प्रयोग, इस वाले श्लोक। जी, अभी इसकी टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका संस्कृत वाला पढ़िए प्लीज, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर। विदारी भी कदम्बै व तालसस्य साधितम घृतम पयश्च विदारी भी रति बहुवचन क्षीर विदार्या दिव्य दिव्य अक्ति विशेषणान ग्रहणार्थम। सॉरी सर। इसका मतलब ये है कि विदारी भी रीति जब ये बोला है तो ये बहुवचन है, विदारी आदि ये सब लेना है, और इसमें बोल रहे हैं शीर विदारी, इसका प्रयोग करना है, विशेषणम ग्रहणार्थम, इन सब का विशेष रूप से ग्रहण करना है। एव कदम्बरी त्रापि धारा कदम्बा आदि ग्रहणार्थम
जब यहाँ पे कदम बोला है तो यहाँ पे अत्रापि, यहाँ पर धारा कदम आदि का ग्रहण करना चाहिए। जातौ बहुवचन मित्यन्ये तालसस्य ताल फलेर्वा। सर कुछ दिख नहीं रहा है। साधित साधित घृतम, साधित घृतम पयो वा पिबेत। इसमें बोल रहे हैं जातो बहुवचन मित्यन्य, मतलब यहाँ पे ना बहुवचन बोला है, बहुत ये सब का बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करना है। ताला सस्य ताल फलेर्वा, या फिर ताल फल का हमें साधित घृत या दूध दूध या घृत बना के उसको पीना है, तो इससे यूरिन का कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। ये पढ़िए आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन। घृता घृतांतर माह विदारी भीरति। त्रा शब्द छया शब्द है सर। वर्ड वा शब्द, वा शब्द वा शब्द पूर्व घृतापेक्षया घृतापेक्षया च शब्दभ्य च शब्दस्य समुच्चयार्थ त्वात्। तवात्। इसका मतलब है कि विदारी भी रीति, ये शब्द से जो श्लोक शुरू किया है इसमें घृतांतर महा अलग तरह का घी बताया है। वा शब्द पूर्व घृतापेक्षा, वा शब्द मतलब है कि पहले जो घी बताए थे उसके अपेक्षा ये बताना है। और च शब्द से समुच्चयार्थत्व, मतलब च मतलब और, एंड मतलब ये सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ऑप्शन में दूसरे घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। 155 नंबर का श्लोक अब हम पढ़ेंगे। सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे 155 156। अरविंद सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। इसमें जो ताल फल बताया गया है, ताल फल मतलब क्या लेंगे यहाँ? वो जो रोड साइड में यहाँ नीरा मिलता है, ताड़ी, ताड़ी का ओके, पाम ट्री। पाम ट्री का फल ना। ओके। हाँ, ये आप सर कभी भी पढ़ रहा हूँ। नीरा वगैरह पियेंगे ना यहाँ पे, तो वो उससे यूरिन बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। हाँ जो जी इसमें लिखा है वो सच में ऐसा रिजल्ट आता है। ओके। सर पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए मूत्र की विवरणता में औषध। जी। 155 नंबर का श्लोक है। मूत्रस्य वैवणे कृच्छ निर्गमे शूने सवेदने मेढ्रे पायो सस्रोणि वंक्षणे घृतमंडेन लघुना अनुवास्यो मिश्रकेण वा। जी। अर्थात मूत्र की विवरणता में या मूत्र के कठिनाई से आने पर, मेहन में सूजन या वेदना होने पर, पायु, गुदा, श्रोणी और वंक्षण प्रदेश में वेदना तथा सूजन होने पर लघु पंचमूल से सिद्ध घृतमंड से अनुवासन दें, अथवा मिश्रक स्नेह घी और तेल से अनुवासन दें। वक्तव्य: मिश्रकेण वृद्धि चिकित्सकोत्तेन सुकुमार काल्येन। हृदय चिकित्सा अध्याय 13/41 हेमाद्री। इसमें बोल रहे हैं कि मूत्र की विवरणता हो गई है, मूत्र का कलर अलग अलग हो गया है, या मूत्र कृच्छता हो गई है, कठिनाई से यूरिन आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, या फिर मेहन में सूजन है, यूरेथ्रा में स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा पेन भी है, गुदा में भी, और श्रोणी में, वंक्षण में, पूरा पेल्विक रीजन में वेदना है, स्वेलिंग भी है, ऐसे कंडीशन है। खांस खांस के ऐसा तकलीफ हो रहा है, मतलब वहां पर भी वेदना हो रही है खांसने से, तो क्या करना है, लघु पंचमूल जो है वो क्या है, वेदना शामक रहता है, उससे सिद्ध घृत मंडक से अनुवासन बस्ती देने के लिए बोला है। मतलब वहां पे अपान क्षेत्र में जब हम अनुवासन देते हैं सिद्ध घृत मंड से, इनसे सिद्ध, तो वह पेन किलर है, मतलब पूरी तरह से स्वेलिंग वगैरह सब ठीक करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। या मिश्रक स्नेह मतलब घृत और तेल से अनुवासन बस्ती देने के लिए बोला है, मतलब अपान क्षेत्र पे इसका काम होता है, स्नेहन हो जाता है पूरा। जी। आपके पास ऐसे भी कोई पेशेंट है जिनको मूत्र कृच्छता वगैरह हो रही है, तो आप नॉर्मल शीर वाला तेल का भी बस्ती देंगे तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम अब इसकी टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका कौन पढ़ेगा?
किसको बुलाऊं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, अनुरिता मैम कोई पढ़ेंगे क्या? सर मैं पढ़ दूं? सर हाँ टीका, हाँ पढ़िए। मूत्र आशा मैम पढ़ दीजिए। जी। मूत्रस्य वैवर्ण्ये कुच्छ निर्गमे सति तथा मेड्रे शुने सवेदने पायो श्रोण्या वंक्षणे चैव विधे सति नरो लघुना मंडेना अनुवास्य मिश्रकेण हाँ पूरा कंप्लीट करिए। अनुवास्य। हाँ, इसका मतलब है कि मूत्र की विवरणता में, सप्तमी है, सप्तमी एक वचन, मूत्र की विवरणता में कृच्छ निर्गम होने पे या तथा मेढ्र शून्य सर्वेदने पायो, सवेदने पायो, वेदना हो रही है मेढ्र में और पाई में, मतलब पायु में, श्रोणी में, गुदा में, वंक्षण में, तब क्या करना है कि नरो लघुना घृत, लघुना मतलब लघु पंचमूल, इससे घृत मंड जो रहता है, घृत के ऊपर का भाग जो है, ऊपर का जो रहता है उसका अनुवासन देना है, जो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, सिद्ध किया हुआ। मिश्र के मतलब तेल और घृत का अनुवासन देना है। आगे आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन अनुवासन माह मूत्रस्येति लघुना लघु पंचमूल सिद्धेन घृतमंडेन क्षमागेन। इसका मतलब यह है कि अनुवासन महामूत्र से थी। तब यहाँ पे अनुवासन के बारे में बताया है। लघुना मतलब लघु पंचमूल सिद्ध, घृत मंडन मतलब घृत के ऊपर का भाग। डॉक्टर अविनाश लुम्बा जी म्यूट रखिए। अगर आपका अभी नहीं रुका तो मैं आपको, डॉक्टर अविनाश लुम्बा जी, इनको वेटिंग रूम में रखना पड़ेगा। एक मिनट रुके। अविनाश लुम्बा जी, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि घृत मंडिन मतलब चिरस्ततस्य घृतस्य अच्छा भागन, मतलब घी को बहुत देर तक रखा तो जो ऊपर का भाग है उसको घृत मंडन बोला है, उसका बस्ती देने के लिए बोला है वो, क्योंकि लघु होता है और वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। जी सर। आगे पढ़िए। मिश्रकेण बुद्धि चिकित्सकोक्तेन सुकुमाराख्येन पचेर पुनर्वतुला इत्यादिना। हाँ, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 13 में जो वृद्धि चिकित्सा बताइए, जो मतलब हर्निया का जो चिकित्सा है वृद्धि चिकित्सा, उसमें सुकुमारख्यन, सुकुमार घृत बताया है और उसमें ये थोड़ा सा घी और तेल मिक्स करके किया है। तो पचेत नवतुला मतलब उसमें घृत और तेल मिक्स करके किया है, वही वाला उसी तरह से उसी के पैरेलल यहाँ पे बस्ती देने के लिए बोला है। अपान क्षेत्र पे काम होता है। अब आगे का जो श्लोक है 157 158 वो सविता मैम पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को जी। कास रोग में मांसादी सेवन, ये पढ़िए। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। हाँ सर। जांगलई प्रतिभुक्तस्य खाद्याभिलेशयाः क्रमशः प्रसहा तद्वत् प्रयोज्या पिशिताशिनः औष्ण्यात् प्रमाथि धावाच स्रोतोभ्यश्चावयन्ति ते कफं शुद्धै च तै पुष्टिं कुर्यात् सम्यक् वहन् रसः। हिंदी वाला पढ़ दीजिए सविता मैम, आप कितना अच्छा पढ़ती हैं, मतलब सबको आप सिखा रही हैं इतना अच्छे से पढ़ने का, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये अनुवासन के उपरांत ये है ना, बराबर। अनुवासन के उपरांत पेयादि क्रम पालने पर अग्निबल के अनुसार क्रमशः प्रथम जांगल मास
हरिण आदि का, फिर वर्तक आदि विष्किरा मांस, फिर चूहा आदि बिलेशय मांस, फिर मांस खाने वाले प्रसहा, सिंह, चीता आदि का मांस अग्निबल की अपेक्षा से देवे। ये मांस उष्ण और प्रमाथी होने से कफ को स्त्रोतों में से निकालते हैं। इनसे स्त्रोतों का शोधन हो जाने पर स्त्रोतों से बहता हुआ रस शरीर की पुष्टि करता है। वक्तव्य: प्रमाथी स्त्रोतांसी दोषलिप्तानि प्रमथ्य विवृणोति यत् प्रविश्य सौक्ष्म्यात् तैक्ष्म्यात् च तत् प्रमाथी इति संज्ञितम्। जी, इसमें बोल रहे हैं कि जब हमने अनुवासन बस्ती दे दिया इस तरह का, उसके बाद में मंडपेय विलेपी ये सब करना है, संसर्जन क्रम करना है, फिर अग्नि बल के अनुसार वहां पे अभी ऐसे द्रव्य दिए जा रहे हैं जो वहां पे ताकत दे, तो जांगल मांस, हरिण आदि का प्रयोग करना है, फिर वर्तक जैसे कि कबूतर वगैरह का, विशिकर मांस या चूहा आदि बिलेशे मांस, मांस खाने वाले प्रसह, सिंह, चीता, मतलब जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो मांस खाते हैं, उनकी अग्निबल की अपेक्षा से देना है, मतलब ऐसे मांस देना है जो डाइजेस्ट हो जाए, पेशेंट का अग्नि को ध्यान में रख के देना है। ये मांस जो रहते हैं उष्ण और प्रमाथी होने से, प्रमाथी मतलब सारे स्त्रोतों में फैल जाते हैं, प्रमाथी द्रव्य काली मरीच को भी बोला जाता है, तो ये सूक्ष्म स्त्रोतों में चलाते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और कफ को स्त्रोतों से निकालते हैं, ऐसे इतना बढ़िया है। और ये कास के रोगी के लिए, जो मांसाहारी पेशेंट है उनके लिए बोला है। इससे स्त्रोतों का शोधन हो जाने पर स्त्रोतों से बहता हुआ रस शरीर की पुष्टि करता है। और प्रमाथी मतलब स्त्रोतांसी दोष लिप्तानी, मतलब स्त्रोतों में जो दोष लिप्त हुए हैं, प्रमथ्य विवृणोति यत्, मतलब वो पूरी तरह से अंदर से स्त्रोतों से कफ को निकालता है जो भी दोष है। प्रविश्य सौक्ष्म्यात् तैक्ष्ण्याच्च, मतलब वो सूक्ष्म रहते हैं, तीक्ष्ण रहते हैं, तब प्रमाथी संगीतम, ऐसे द्रव्यों को प्रमाथी ऐसे संज्ञा दिया गया है। चूहे का मांस भी लोग बहुत खाते हैं, जो लोग खाते हैं ना तो उनका सब शरीर शुद्ध हो जाता है। वेजिटेरियंस में फिर त्रिकटु वगैरह इत्यादि डाल के दे सकते। काली मरीच वगैरह का तो होता है, त्रिकटु, व्योश, त्रिउष्ण, पंचकोल। और जो मुद्ग यूश में ये सब मिला के दे सकते हैं, या हाँ जी, सब्जियों के बना के सूप उसमें दे सकते हैं जी। किसी ने खाया है सिंह, चीता का मांस या चूहे का मांस? किसी ने खाया है क्या? किसी ने नहीं खाया शायद। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए, संस्कृत पढ़ना सबको आना चाहिए, सब लोग इतने अच्छे डॉक्टर हैं। कौन पढ़ेगा? सुबोध वर्मा जी आप पढ़ेंगे? मोनिका मैम आप पहुंच गई कि ड्राइव कर रही हैं? प्रणाम सर, मैं रास्ते में। ठीक है, सुबोध वर्मा जी, प्रभात जी, कोई पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अनुवासानंतर जांगलेर मासे हरिणेन जाति भी तद्भावात् सदृशैरपि। इसका मतलब यह है कि अनुवासन होने के बाद जब हमने मंडपेय विलेपी सब कर लिया, तब जांगल मांस का प्रयोग करना है। इसमें हरिण आदि का प्रयोग करना है। हरिण का मांस बहुत अच्छा होता है, बारहसिंगा का मांस अच्छा होता है। ऐसे जांगल प्रदेश में रहने वाले प्राणियों के मांस का प्रयोग करना है। आदि भी बोल रहे हैं। तत्प्रभाव तत्सदृशैरपि, उसका प्रभाव जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब हरिण के जैसे जितने भी प्राणी हैं उनका मांस बहुत अच्छा रहता है, उनका प्रयोग करना है। प्रतिभुक्तस्यान्तरं तथैव पिसितासिनः प्रसः द्विपीप्यघ्रादय प्रयोज्य। हाँ, अभी ये बोल रहे हैं कि ऐसे मांस खाने के बाद उसी तरह से, उसी पैरेलल में कुछ और भी प्राणियों के मांस खाना है, जैसे कि वर्तक है और द्विपीप व्यग्रादय, सिंह का मांस है, इन सब का प्रयोग करना है। सिंह आदि का प्रयोग करना है। जो पिशिताशिना मतलब जो मांस का सेवन करते हैं, मतलब कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनका मांस खाना है।
पहले के जमाने में राजा लोग जाते थे ना, तो वो लोग शेर का शिकार करते थे, शेर का शिकार करके लाते थे और वो खाते थे, टाइगर का, लायन का, वो लोग खाते थे पहले। नानुभाषितमात्रस्य जाङ्गलमास प्रतिभुक्तस्यैव प्रसः प्रसितासीनश्च युज्य अग्निमान्द्य भयात्। इसमें बोल रहे हैं कि न अनुवासित मात्र से, जिनका अनुवासन बस्ती नहीं दिया है, और जांगल मांस आगे का प्रयोग कराया, या फिर कार्निवोरस जो पिशित आशीन जो है, या प्रसह जो लोग हैं उनका खिलाया, तो अग्निमांद भयात, अग्निमांद होने का डर रहता है। तो जिनका अनुवासन हुआ है उन्हीं को ये खिलाना है, क्योंकि अनुवासन होने से स्नेहन हो गया रहता है, तो फिर अग्नि प्रदीप्त हो गई रहती है और वो स्नेहन हो गया रहता है, क्योंकि ये मांस जो है पचाना मुश्किल होता है, और अगर अनुवासन नहीं हुआ है तो फिर वो अग्निमंद करेगा। ते प्रसः प्रमाथिभावात् तथा उष्णात् कफोपलिप्तेभ्यः स्रोतोभ्यः कफच्यावयन्ति। जो ये प्रसह लोग रहते हैं प्राणी, इनका जो मांस रहता है, मतलब जो सिंह का मांस, व्याघ्र का मांस, ये जो कार्निवरस एनिमल्स हैं, इनका मांस जो रहता है ये प्रमाथी भावत, प्रमाथी रहते हैं, उष्ण औषण्यत, ये उष्ण रहता है, तो ये इतनी गर्मी और तीक्ष्ण सूक्ष्म रहता है कि कफ जो कफोपलिप्तेभ्य, कफ जो उपलिप्त है, स्त्रोतोभ्य, जो स्त्रोतों में कफ है, वह च्यावयंती, कफ को पिघला देता है, तो इसीलिए फिर ताकत भी देता है, कफ को भी पिघला देता है। तो जो क्रॉनिक खांसी के कफ के पेशेंट हैं, या फिर वो खांसी से आगे टीबी वगैरह हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रमाथि द्रव्य लक्षण कारणादौ कथितं यथा स्तोतासि दोषलिप्तानि प्रमथ्य विप्रणोति। इसका मतलब है कि प्रमाथी द्रव्यों का लक्षण जो है, खारण आदि जो ऋषि थे, आदि विद्वान थे, खारण आदि, उन्होंने गदिता मतलब कहा है, यथा स्त्रोतांसी दोषलिप्तानि प्रमथ्य विवरणोति, ऐसे जो द्रव्य जो स्त्रोतों में लिप्त कफ को विवरण होती, खोल देते हैं पूरी तरह से। आगे पढ़िए। प्रविश्य सूक्ष्म्यापेक्ष्य तत्प्रमाथीति संगीतम्। वो फिर क्या करते हैं कि दोष जो लिप्त स्त्रोतस है उसमें विवरण होती, खोल देते हैं, प्रमथ्य मतलब मथित करके खोल देते हैं, प्रविश्य से सूक्ष्मत्यात् मतलब वो अंदर घुस जाते हैं, और तक्षण्यात् मतलब वहां तीक्ष्णता से वो प्रविश्य करके सारे स्त्रोतों को शुद्ध करते हैं, कफ को पूरी तरह से, कफ और सारे लिप्त दोष जो हैं उन सबको पिघला देते हैं, स्त्रोतस को शुद्ध कर देते हैं। तैश्च स्रोतोभिः शुद्धे सम्यक वहन रस पुष्टि कुर्यात्। तो ये मांस इतना गुणकारी होता है कि मतलब स्त्रोतों को शुद्ध करके और सम्यक वहन मतलब सर्कुलेशन जो है रस का वो अच्छा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं पूरा स्त्रोतस को, और पुष्टिम कुर्यात् मतलब पुष्टि करते हैं। ये आचार्य लोगों का कितना ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे द्रव्य मांस का सेवन कराओ जो शरीर को शुद्ध भी करता है, मतलब हमें शोधन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये शुद्ध भी करता है और बृहण भी करता है, पुष्टि भी करता है। इस तरह के मांस का यहाँ पे प्रयोग बताया है। ये पढ़िए आगे। अनुवासन शुद्धस्य मासापचारमाह जंगल रीति। इसमें बोल रहे हैं कि जांगल रीति जो श्लोक है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि अनुवासन शुद्धस्य मासोपचारमा, जिनका शरीर अनुवासन से शुद्ध हो गया है उन लोगों को मांस का किस तरह से सेवन करना है। जांगले मृगादि मांसरस। जांगल शब्द का मतलब है कि मृग आदि, जो हिरण, बारहसिंगा, अलग अलग तरह के मृग होते हैं उनके मांसरस का प्रयोग। प्रतिभुक्तस्य शुद्धत्वे अष्टदोषान्तिर्यथा भवत्येवं भुक्तस्य। प्रतिभुक्त का मतलब यह है कि प्रतिभुक्त से ऐसे इंसान जिसका शरीर शुद्ध हो गया है, दोषों की शांति हो गई है, शांति होने के बाद फिर मतलब जैसे हमने अनुवासन दिया और उनका शरीर
शुद्ध हो गया है और अनुवासन से स्नेहन वगैरह होके दोषों की शांति हो गई, उनको फिर ये देने के लिए बोल रहे हैं। वर्तकाद्या दिस्किराः पिसितासिन इति सर्वेषा विशेष। वर्तकाद्या मतलब जो कबूतर वगैरह जो रहते हैं, जो चोंच से तोड़ तोड़ के कोई भी पदार्थ खाते हैं, वैसे प्राणियों का मांस खाना है। पिशिताशन इति सर्वेषाम विशेषणम। पिशिताशन मतलब ऐसे सभी लोगों का विषण क्या है, जो लोग ना कार्निवोरस रहते हैं, पिशिताशिन ये शब्द बोला है, जो दूसरे प्राणियों को मांस, उसका मांस खाते हैं ऐसे। प्रथम विस्किरास्ततो विलेशयास्तत प्रसहा इति क्रम। हाँ, पिशिताशन का मतलब है कि सभी का विशेषण जब बोला है तब प्रथम विशिकिरास्तो, विशिकिरा मतलब ऐसे प्राणी जो विशिकिरा का मतलब क्या होता है, बिलेशिया मतलब जो बिल में रहने वाले हैं, विशिकिरा मतलब चोंच से तोड़ तोड़ के खाते हैं, वो ले लिए प्रथम। और फिर दूसरा है कि बिलेशिया जो बिल में रहते हैं, नेवला चूहा वगैरह। हाँ, नेवला और चूहा, इन सब के मांस। तद्वत् प्रतिभोजनवत् अग्निबलापेक्षया मात्रा वृद्धिरित्यर्थः। हाँ, तो इनका मतलब खाना में हमें प्रयोग करना है प्रति भोजनवत, भोजन के जैसा इसका प्रयोग करना है। अग्नि बलापेक्षया, अग्नि के बल की अपेक्षा करके मात्रा वृद्धि इत्यर्थ, मतलब उस हिसाब से हमें कितना कम खाना है कि ज्यादा खाना है, उसकी वृद्धि करना है हमें अग्नि के बल के हिसाब से। प्रमाथि भावात् लीन लीन मलोल्लेखन सामर्थ्यात् ते स्रोतो भी रसो रसधा। हाँ, प्रमाथि भावत, ऐसे द्रव्य जो लीन दोष है, मतलब अंदर ही अंदर घुसे हुए दोष हैं, डीपली एनरूटेड दोष, उसको उल्लेखन करता है, निकालता है, ऐसा सामर्थ्य होता है। तह स्त्रोतो भी, जो स्त्रोतसों में जो कफ और लीन दोष हैं पूरा लिप्त हुए, उन सबको ये शुद्ध कर देता है। और रसो मतलब रस धातु, ऐसा बताया। अभी आगे का श्लोक पढ़ना है तो कौन पढ़ेगा? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे 159, 160, 161। अंजना मैम आप पढ़ेंगी? वैजी एक सरोज सर से थोड़ा सा स्टार्ट कराते हुए आपसे ही पूछना है कि अगर किसी का डायग्नोसिस आए कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, जी तो सरोज सर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें और फिर ये जो आपने हाँ, बताया। सरोज जी आप बताइए, आपसे मैम पूछ रही हैं। बॉस प्रणाम, वंदना मैम प्रणाम। नमस्ते सरोज मैम, कंसोलिडेशन जो लंग्स का होता है तो वो जनरली लंग की वही ILD टाइप की डिसीज में होता है, जहाँ पे हम लोग कहते थे कि जो हमारा ब्रोंकियल ट्रैक्ट होता है वो एंड होता है जाके एल्वियोलाई पे, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो वहां पे जिस थिन लाइनिंग के थ्रू आदान प्रदान होता है वो थिन लाइनिंग लंग का काफी बड़ा एरिया कवर करती है, और वो ही इंटरस्टिशियम कहलाता है लंग का। तो इसी को इंटरस्टिशियल लंग डिसीज कहते हैं। और ये जो बीमारी कहलाती है फेफड़े के सिकुड़ने की बीमारी कहलाती है। तो फेफड़ा यहाँ पे सिकुड़ जाता है, तो ये जो पैरेन्काइमा होता है, इंटरस्टिशियम होता है, ये जब सिकुड़ता सिकुड़ता कंसोलिडेटेड मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये एक तरीके से हम उस तरीके से सोच सकते हैं। और पहले भी वंदना मैम जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि करीब 200 से लेके 250 तक की बीमारियां इस उसमें शामिल हैं, जिसमें सार्काइडोसिस भी आती है आपकी, ये जो हमारा कोरोना हुआ था ये भी आती है, न्यूमोनिया वगैरह जितने भी तरीके की हैं वो भी इसमें शुमार की जा सकती हैं। तो जैसे न्यूमोनिया के भी हम लोग सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम देखते हैं कि कंसोलिडेशन होता है। लोअर निमोनिया और भी जो टाइप्स होते थे वो देख के मैं आगे और कंफर्म करूंगा। अभी मुझे लोअर निमोनिया का ही याद आ रहा है।
मैम इसमें ना कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है, जब नॉर्मल जो लंग होता है ना, उसके जो एल्वियोलाई वगैरह होते हैं ना, वो मतलब वेस्ट मटेरियल से, जैसे कफ हो गया, कफ से फील्ड हो गए हैं, कैविटी टाइप बन जाता है वहाँ पे। और बेसिकली कंसोलिडेशन ज्यादातर निमोनाइटिस के केसेस में, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में, और कोई अंदर हेमरेज वगैरह हो जाए लंग्स के, उसमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। अगर किसी पेशेंट को कंसोलिडेशन हो तो आप उसको एक्सकल्टेट करेंगे लंग्स को, तो आपको वहां पे या तो क्रैप्स मिलेंगे या फिर आपको वीजिंग साउंड टाइप मिलेगा। अच्छा, इसमें जैसे हम पवन बॉस बोल लीजिए। अगर हाँ ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसमें आप एक्सरे से पता लग जाएगा इसमें कंसोलिडेशन है कि नहीं, क्योंकि अगर ट्यूबरकुलोसिस का लीजन होगा तो या तो अपर जोन में मिलेगा या लोअर जोन के अंदर मिलेगा, और पेशेंट की क्लासिकल हिस्ट्री मिलेगी। पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाएगी, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, क्रिस हो जाएगा पेशेंट, ऐसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। और एक्सरे से, चेस्ट एक्सरे और सीटी से आप उसको कंसोलिडेशन को, पहले चेस्ट एक्सरे कराए, वहां पे आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप सीटी भी करा सकते हैं, सीटी टेस्ट भी करा सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद से इसको बताइए थोड़ा सा। मैम थोड़ा सा मैं और अभी थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे घर में जाली लगी हुई है खिड़की में, तो वो जाली को हम अगर जो देखें कि ये हमारी वही जाली है जो कि एल्वियोलाई से गैसेस का आदान प्रदान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में हो रहा है, उसी जाली की सहायता से हो रहा है। तो वो हम अगर जो वो जाली देखें लंग में क्या है, तो वही है इंटरस्टिशियम। अब अगर जो जाली में हम लगा दें सीमेंट, तो सीमेंट के थ्रू गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो ये हमारी सांस की बीमारियां पैदा करेगा। तो यहाँ पे जनरली काफ जो होती है वो ड्राई काफ होती है। अब जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने देखना है यहाँ पे कि ये जाली खोलनी है हमें, ये जाली अगर हम खोल दें तो कंसोलिडेशन खुल जाएगा। जाली में जो सीमेंट या यहाँ पे देखते हैं कि कफ मटेरियल जमा है, वो खोलना है। तो एक तो कफ मटेरियल खोलना है, दूसरा फेफड़ा सिकुड़ने की बीमारी है। तो जो सिकुड़ना होता है ये वात का लक्षण होता है, रुचता की वजह से होता है। तो ये हमारी जो संप्राप्ति बनती है वो वात कफज संप्राप्ति बनती है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो वात और कफ दोनों पे काम करने वाली औषधियां हैं, उनको लेके हम चलेंगे। तो वात और कफ पे काम करने वाली जो औषधियां हैं वो त्रिकटु है, सोट, काली मिर्च, पिपली वगैरह, और मेथी वगैरह यहाँ पे वात कफज बीमारियों में ये दी जा सकती है। तो इस तरीके की औषधियां जो वात और कफ की संप्राप्ति, साथ में स्नेहन भी दें, तो इसके अलावा स्टीम वगैरह भी दें। तो कई बार कफ का जो विलयन होता है वो स्टीम से होता है। और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे इसमें जो हमारी बीमारियां रहती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज जो रहती हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है ड्राई कफ, जो कि डिफरेंशिएट करता है ट्यूबरकुलोसिस से इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज को। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में जो कफ होती है वो प्रोडक्टिव कफ होती है। दूसरा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस में कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है वो नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है। लंबे समय तक का बुखार, लॉन्ग टाइम फीवर ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, यहाँ भी होता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में कुछ ऐसी बीमारियां जैसे सार्काइडोसिस में दूसरे ऑर्गन्स में भी सार्काइड मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, और यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। तो ये हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा। इसके अलावा अगर जो सार्काइडोसिस है तो सार्काइड मटेरियल अगर जो लंग में ना जमा हो, दूसरे ऑर्गन्स में जमा हो, तो एक हीफोर्ड सिंड्रोम होता है जिसमें 3 ऑर्गन्स यूवियाइटिस, पैरोटिडाइटिस और यूबुलाइटिस, 3 कॉमन फीचर अगर जो साथ में दिखें तो ये हीफोर्ड सिंड्रोम कहलाता है, जहाँ पे सार्काइड मटेरियल जमा होता है लेकिन लंग्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये चीजें जो है वो
इससे डिफरेंशिएटिंग, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा डिसीज आता है ILD, और आए दिन हम देखते रहते हैं और सबको एक जैसी दवा देते रहते हैं, तो हमको इस तरीके से उनकी जांच करानी चाहिए। और 100% कंफर्मेटरी टेस्ट में अगर हम जाते हैं तो HRCT तो कराया ही जाता है। HRCT के अलावा जो होता है CD4:CD8 रेशियो, जो कि नॉर्मली 2:1 रहता है, यहाँ पे 3.5:1 से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। HRCT स्कोर अगर जो हम देखेंगे कि हमारी लंग की 5 लोब होती हैं, L3R2 लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में 2 लोब्स होती हैं, तो प्रत्येक लोब का 1 से लेके 5 तक की लंग की इन्वॉल्वमेंट कितनी हुई है उनकी हम स्कोरिंग करते हैं उस हिसाब से, कि बहुत कम खराब हुआ है तो स्कोर 1 देते हैं, बहुत ज्यादा खराब हुआ तो स्कोर 5 देते हैं। तो इस तरीके से हम इनका इन्वॉल्वमेंट का अगर जो HRCT वैल्यू देखें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 10 से नीचे माइल्ड, और 10 से 15 तक मॉडरेट, और 15 से ऊपर तो सीवियर। उसमें फिर SpO2 वगैरह देखा जाता है तो 95 से ऊपर SP रखने का चैलेंज होता है। जैसे ही 95 to 90 तक का SpO2 आता है मॉडरेट कंडीशन, एंड 90 से नीचे SpO2 आता है तो ये सीवियर कंडीशन, दिस शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, दिस इज ए इमरजेंसी कंडीशन। तो ऐसी स्थिति में हमको जो विचार करना चाहिए वो जाली को खोलने का करना चाहिए, जिसके थ्रू गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो कहाँ पे मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, मार्गावरोध जन्य वात वृद्धि है। वात वृद्धि 2 वजहों से होती है, एक तो मार्गावरोध जन्य, एक धातु क्षयात्मक। तो यहाँ पे जो वात की वृद्धि हुई है वो मार्गावरोध जन्य व्याधि की वजह से हुई है। और अगर जो हम इसको पांचभौतिक अप्रोच के हिसाब से देखें तो पृथ्वी और जल महाभूत की वृद्धि हुई है, और पृथ्वी और जल महाभूत की वृद्धि में हम चिकित्सा क्या करें, आकाश और वायु महाभूत को बढ़ाने की चिकित्सा करें। आकाश और वायु महाभूत कैसे बढ़ेंगे, तिक्त रस प्रधान औषधियों का हम अगर जो सेवन करवाएं तो आकाश और वायु महाभूत को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शन पे इन्हीं की स्टीम लेने को भी हम कहें तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट डाला जा सकता है। वरना मैम मुझे तो इतना ही पता है जो बहुत इस अच्छा समय बताया। दिमाग में आ रहा है जी। अब हम जी थैंक यू सर। प्रणाम मैम। पवन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आयुर्वेद तो सर इसमें बेसिकली तो वात और कफज रहता है, और पित्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे इसको हम वात का तो अक्षय जनक की वजह से, क्योंकि सर ने बताया जैसे धातु अक्षय की वजह से वात का प्रकोप होता है, और इसमें हमने सारा यही दवाइयाँ हम लंग को जैसे वात वो श्वास चिंतामणि रस है, और स्पुटम लाइसिस के लिए हमने इसमें टंकण भस्म वगैरह ये यूज करना चाहिए। कपूर कचरी वाला यूज करना चाहिए। गिलोय शतोत्तरी दोष को शांत करने के लिए श्रृंग भस्म का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल रहता है। कोई प्रवाल पिष्टि वगैरह ये, और अवले वगैरह, वास अवले, कंटकारी अवले, ऐसी ऐसी चीजें हम यूज करेंगे तो हमारा सारी डिजीज जितनी भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आ गई, उसमें फाइब्रोसिस आ गया, उसमें ट्यूबरकुलोसिस आ गया, ये सारी एक ही हम उसी में ही इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लंग इलेक्ट्रिक। हाँ थैंक यू पवन। अनुरिता मैम, आप कुछ बोल रही थी? सर एक्चुअली सबने बहुत अच्छा बता दिया है, लेकिन हम जब ट्रीटमेंट करते हैं ना मैडम, तो सबसे मेन चीज ये जान लीजिए कि वहां पे एयर एंट्री की बजाय कुछ दूसरा द्रव्य रहता है। कभी खून रहता है, कभी हवा की बजाय पानी रहता है, कभी इन्फेक्शन रहता है। तो इन चीज से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कंसोलिडेशन की 4 स्टेजेस रहती है, जिसमें हमें पता चलता है आप एक्सरे करा रहे हैं, CXR करा रहे हैं, या अभी जैसे कोविड में काफी केसेस आए तो पहला कंजेशन स्टेज रहता है जो बहुत डिफरेंट रहता है। इसमें पर्टिकुलरली टीबी का कंसोलिडेशन बहुत अलग रहता है, क्योंकि डिफाइंड रहता है और उसकी लाइंस भी और कंसोलिडेटेड स्टेटस बहुत क्लैरिफाइड रहता है। लेकिन बाकी जगह पे हेजी लोब इन्वॉल्वमेंट पे पता चलता है। दूसरा स्टेज रेड हेपेटाइजेशन का रहता है, जो आपको जैसे हम जैसे धूपन देते हैं या फिर स्वेदन देते हैं या फिर इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहां का जो भी अवरुद्ध वात और अवरुद्ध कफ की जो श्रोतावरोध जन्य संप्राप्ति जैसे वो विलयन पाने लगती है, तो आपको उसमें हेजीनेस कम होता हुआ नजर आएगा।
तीसरा स्टेज रहता है ग्रे हेपेटाइजेशन और चौथा स्टेज रहता है रिजोल्यूशन। अगर आप सही स्टेज की ट्रीटमेंट पे है तो यू शुड ऑलवेज सी दैट कि विद इन फ्यू इंटरवल्स आप ट्रीटमेंट करें, लेकिन उसके साथ में CXR भी करें, क्योंकि वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट के पास में आया है। एवरी टाइम इट इज नॉट निमोनिया, लेकिन देर आर लॉट ऑफ अदर केसेस ऑल्सो कि जहाँ पे कैंसर में भी कंसोलिडेशन दिखता है। तो बस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट के वक्त में ये भी देखिए कि हम कहीं सही जगह पे पहुंचे हैं कि नहीं, बिकॉज लंग्स की एयर एंट्री और इस पे भी अफेक्ट करता है और कार्डियक की इस पे भी एंट्री जो आउटपुट है उस पे अफेक्ट करता है। तो बस ये 4 स्टेजेस में अपना हमें पता चलता है कि हम ट्रीटमेंट कहाँ तक पहुंचे। बाकी तो पवन सर और सर ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। थैंक यू अमृता मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। नमस्कार सर, सुप्रभात सभी को। सुप्रभात मैडम। सुप्रभात जी मैम। सर जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैडम ने बात की अभी कंसोलिडेशन वाली, अगर हम जैसे आयुर्वेद दृष्टि से इसका विचार करें तो जैसे बताया ही जाता है कि जड़, पित्तसाय, काश, श्वास, राजयक्ष्मा, अगर ये जो हमारे जो शास्त्रों का वर्णन आया है और अगर मादम निदान वगैरह पढ़ ही रहे हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि काश, अगर काश का मोरल एस्पेक्ट सर ने अच्छे से बताया। मेन सेंटर जो होता है वो काश का होता है, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है, ये हम सभी जानते हैं। और जब यहाँ पे कहीं भी किसी तरह का इरिटेशन होता है तो खांसी उत्पन्न होती है। और उसमें जनरली ट्राइजेमिनल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, ये सब इरिटेट होती हैं और स्टिमुलेट होती हैं और खांसी की उत्पत्ति करती है। और ये शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन बताया। पहले तो अगर हमने 5 काश की बात ही कर ले तो ये जो 6 काश की बात आती है, 6 काश भी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वहां पर क्या होता है कि जो धातु है हमारी या प्राणव स्रोत की जो ये मेन मुख्य चीज मानी ये काश हमने, तो उसमें कहीं ना कहीं 6 हो रहा है। इसके साथ अगर हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन आया है कि हम अगर राजयक्ष्मा की बात करते हैं तो त्रिरूप राजयक्ष्मा और उसके बाद षडरूप राजयक्ष्मा और एकादश रूप राजयक्ष्मा। क्योंकि अगर हम ये हमने पढ़ा ही है कि अगर काश को हम प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें या काश की अवहेलना की जाए, काश की चिकित्सा नहीं की जाए, तो वो श्वास में या फिर जड़ से प्रतिशय, प्रतिशय से काश, काश से श्वास, अगर प्रॉपर चिकित्सा तो उत्तरोत्तर व्याधि की उत्पत्ति होती है। और ये जो कंसोलिडेशन की बात होती है वो पैथोजेनेसिस अगर हम उस तरह से देखें तो जब क्षयज काश ही अपने आप में एक तरह से कंसोलिडेशन का जो है कहना चाहिए पूर्ण रूप के रूप में ले सकते हैं। और अगर वो राजयक्ष्मा में कन्वर्ट हो जाती है तो इतनी अच्छी उन्होंने जो है स्टेजेस दे रखी हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि अंश पार्श्व अभितापस से संतापा कर पा दे, मतलब ये साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि जो अंश पार्श्व अभिताप हो रहा है, मतलब जहाँ पर जो डिजीजेस शुरू हो रही है या खांसियां शुरू हो रही है, खांसी के बाद जो प्राणव स्रोतस है, प्राणव स्रोतस में जो कहना चाहिए दोष कुपित हो रहे हैं, या जो सबसे पहले वही हम लोग मानते हैं कि कफ के साथ साथ बात का बात जो होती है वो वहां पे इन्वॉल्व होती जाती है और अपने लक्षण को उत्पन्न करती जाती है। तो अंश पार्श्व अभिताप का मतलब अगर हम सीधे से देखेंगे तो अंश फलक या जो हमारा साइड है, स्पेशली पल्मोनरी एरिया जिसे हम कहते हैं, पल्मोन्स का जो एरिया कहते हैं, वहां पे स्टार्टिंग में तो हमें वहाँ पेशेंट को एक हल्का सा फीलिंग होने लगता है कि मैडम यहाँ गर्म हो रहा है, दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और वो अगर वहां पर भी वो मैनेज नहीं हो पा रहा है या वहां पर भी वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है या पेशेंट हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, इधर उधर की छोटी मोटी दवा ले जा रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे और आगे आ जाता है। भक्त देशो जोरो सासो कासो शोड़ी दर्शनम सर्ववेदस्य जायते, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे धीरे धीरे उसने अपना रूप दिया और काश फिर वहां पे और कॉमनली सबसे बड़ा लक्षण होके आई, और फिर पार्श्व। 2 चीजें अगर धीरे धीरे, मतलब मेरा कहने का है कि जब प्राणव स्रोत है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चला गया और उसके बाद वो जो एकादश रूप लक्षण में कन्वर्ट हो गया। और वहां बहुत अच्छे से बता रहा है अंश तथा पार्श्व भाग में उसमें शूल हो रहा है और संकोच हो रहा है। स्वर भेदो अनिला शूलम संकोच अंश पार्श्व जरो दह अतिसार से प्रक्रादक से चागमा। तो यहाँ जो मैडम ने पूछा कि कंसोलिडेशन क्या होता है, तो अगर हम एक बार पूरी प्राणव स्रोत की डिजीज करके इसको देखें, प्रतिशाय से ही देखें, प्रतिशाय काश, श्वास और राजयक्ष्मा देखें तो बहुत अच्छे से हमें पूरी संप्राप्ति डिटेल मिल जाएगी। और वो जो सूत्र एक आया है मूल रूप से कि संचय पता दोषो लभंते न उत्तरोग्रम, मतलब कि अगर हमने प्रारंभ काल में अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो जो लंग्स है, जो प्राणव स्रोत का मूल है,
फुफ्फुस है वो एकदम जो है वो कंसोलिडिफाई हो जाता है। वहाँ पे जो है O2 और CO2 दोनों का जो एक मेन इनहेलेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे 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 करके एक तरह से खत्म सी होने लगती है, हमारा डेड टिश्यू बनने लगता है, जो कि सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि इंटरस्टिशियल डिजीज होती है। और ये बहुत कॉमनली इसको जो है अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारे शास्त्रों में स्टेज बाय स्टेज का ट्रिप दिया है। क्योंकि जब हम लोग 4th ईयर में थे या जब इस तरह की पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर्स लोग हम लोग को जनरली ऐसे ही पढ़ाते थे कि प्राइमरी शोकेस में जो मॉडर्न में क्या क्या डिजीज दी हैं और आयुर्वेद में उसको हम कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप उसको दे सकते हैं। तो जो उपद्रव है या कहना चाहिए मेन कॉम्प्लिकेशन है कास्ट का या स्वास्थ्य का, वो इस तरह से जो है कंसोलिडेशन हो जाता है, या जो है वहाँ किसी भी तरह की साउंड प्रॉपरली जो मिलनी चाहिए हमें रेस्पिरेटरी साउंड्स वो नहीं मिल पाती हैं, वो डेड टिश्यू की तरह होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं सर ने कभी पढ़ाया था, मैडम ने पूछा तो मैंने भी थोड़ा आज उसको देखा। और मैं जनरली थोड़ा सा इसी बारे में आज पढ़ रही थी कास्ट के बारे में, कि कास्ट को थोड़ा शॉर्ट आउट किया जाए कि कैसे कैसे कास्ट को हम डिजीज और उसका ट्रीटमेंट कैसे देख सकते हैं। तो वही मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा सा बताया। जी सर। थैंक यू अंजना मैम। जी, तो अभी नया श्लोक पढ़ना है क्या? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा और ऐसे भी टाइम हो गया है। आप लोग बोलिए पढ़ना है तो कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा श्लोक है। तो अभी ना कोई शांति पाठ वगैरह कर दीजिए, प्रेयर। कौन करेगा? वंदना मैम आप करेंगी क्या? फिर मोनिका मैम से करवाएंगे। वंदना मैम आपका बहुत अच्छा आवाज है, आप कुछ करिए ना प्लीज। आज पवन सर कर देंगे। पवन सर तो रोज करते हैं, आज कुछ स्पेशल। हमारे विक्रमी संवत से आज श्रावण शुरू हो गया ना? नहीं, अभी होगा। आज सोमवार है, तो कोई करिए ना प्लीज। मोनिका मैम आप तो करेंगी, लेकिन कोई और करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो मोनिका मैम आप ही कर दीजिए। आशा मैम आप करना चाहती हैं? सर मैं एक सरस्वती माता की प्रार्थना है वो करना चाहूंगी। हाँ हाँ कर दीजिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। वेदों की भाषा मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। तेरी शरण में हमें ज्ञान दे माँ, तेरी शरण में हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जी सर, सभी को प्रणाम। जी, मोनिका मैम आप कर दीजिए, फिर पवन जी आप कर दीजिए कृपया। मैडम बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर। जी मैम थैंक यू। इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी, बस थोड़ा ट्राई। अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है, सबसे अच्छी आवाज है आपकी। नहीं सर, आवाज भी अच्छी है, शब्द भी अच्छे हैं। और सरस्वती माता का बहुत अच्छा करती हैं, उस दिन भी बहुत अच्छा किया था आपने। जैसे टीवी एंकर होते हैं, अमीन सयानी की आवाज लगती है आशा मैम की।
सर आप ज्यादा चढ़ा रहे हैं। थैंक यू नहीं सर। नहीं नहीं, रियली ऐसा ही खनक है, उस वही खनक है अमीन सयानी वाली नहीं सर, अभी आपके। अभ्यास की जरूरत है थोड़ा। जी जी। वो मोनिका मैम जैसा नहीं गा पाते। कौन से न्यूज चैनल में आती हैं सर? अमीन सयानी तो अब तो शायद रेडियो इस दुनिया बिनाका, में नहीं है, वो रेडियो के थे। अच्छा। बिनाका सीरीज आती थी उनकी। मोनिका मैम की आवाज बहुत सुरीली है। हाँ, वो मोनिका तो मैम, पूरा दिन अच्छा जाता है मोनिका मैम की आवाज से। आरती मैम की भी अच्छी है। आरती जी, मैम गाती नहीं है कभी भी, वो क्वेश्चन पूछती हैं बस। नहीं उनका नहीं, राम कभी रक्षा स्तोत्रम गाती सुनने भी से है। बहुत अच्छा लगता है। जी, चलिए मोनिका मैम आप करिए प्लीज। जी सर, जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बुद्धं तापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीकमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिचारुगङ्गा लसद्भालवालीन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं कुन्दमालं प्रियं शङ्करं सैवनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम मतारी न यावदुमामातु पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदाशं तुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम प्रणाम सभी। पवन बहुत जी आप कर दीजिए सर। पवन जी, जी पवन कुमार शर्मा जी। जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्षरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्वक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे जी। तो थैंक यू आशा मैम, मोनिका मैम, पवन जी, आप लोगों ने दिव्य वातावरण बना दिया यहाँ आयुष दर्पण पे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम सभी, प्रणाम प्रणाम सभी को।